हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो आज की करंट अफेयर्स में पहले डिस्कस करते हैं, एक तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो न्यूज़ में रहता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसे आईआईपी भी बोलते हैं हम, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। ठीक है, अब ये इंडेक्स है जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्रीज जो भी प्रोड्यूस कर रही होती हैं, मतलब उनकी कैपेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, तो ये जुड़ा हुआ रहता है कोर इंडस्ट्री से। अब कोर इंडस्ट्री क्या है? कोर इंडस्ट्रीज 8 कोर सेक्टर्स हैं हमारे पास। 8 कोर सेक्टर वो इंक्लूड होते हैं आईआईपी में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो अलग अलग 8 कोर सेक्टर में क्या ग्रोथ रही है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए सेक्टर्स होते हैं। इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर, इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं। अब इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर्स ना एग्जाम में कई बार आते हैं कि कौन से ना 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर लें स्टूडेंट्स, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। और कमेंट भी कर सकते हैं आप, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। ये चीज़ें मोटिवेट करेंगी, हम आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस बना के लेकर आएंगे। आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियोस चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियोस जिसमें आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम होती है, उनके वीडियोस बना के लेके आऊँगा। हाँ, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है CCC फ्रेंड्स। CCC फ्रेंड्स इसका शॉर्टकट फॉर्मूला। CCC फ्रेंड्स का मतलब है, इसमें C मतलब क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और स्टील। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। कोर इंडस्ट्री इसलिए बोल रहे हैं, कोर मतलब एक बीज की तरह है, मतलब ये अगर ग्रो करेगा तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करेगा, क्योंकि इनका यूज सभी जगह हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, चाहे सर्विसेज में हो, सबको एनर्जी तो चाहिए ही। तो कई चीज़ें एनर्जी से जुड़ी भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बिल्ड होगा उतनी स्पीड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होंगी। तो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, और इसमें ना ग्रोथ क्या रही है उसके लिए बेस ईयर भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए बेस ईयर इसका 2011-12 से कंपेयर किया जाता है कि ग्रोथ कितनी रही अलग अलग सेक्टर्स की। तो ये हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, और इसको कैलकुलेट कौन करता है ये सारी चीज़ें? एक CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है एक मिनिस्ट्री, तो उसी में आता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसकी फुल फॉर्म ये है, और ये जो है ये नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करता है, तो ये भी ध्यान रखना है, नेशनल इनकम कैलकुलेशन भी CSO करता है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। एक तो ये न्यूज़ में रहा था, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसे। उसके अलावा इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज, इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय तमिलनाडु CM स्टालिन। तमिलनाडु CM स्टालिन ने इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज को इनॉग्रेट करा, और ये है कहाँ? ये है एट कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और ये ग्लास ब्रिज किसके बीच में ग्लास ब्रिज होगा? एक तो हमारे पास विवेकानंद, कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, रॉक मेमोरियल। बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर, बोट के थ्रू जाते हैं। और एक वहाँ पर थ्रीवल्लुवर स्टैच्यू भी है पास में ही, थ्रीवल्लुवर स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ विजडम भी बोलते हैं इसे, स्टैच्यू ऑफ विजडम, ठीक है। बीच में समुद्र है यहाँ पर, बिल्कुल कोस्टल एरिया में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल बिल्कुल जो कन्याकुमारी बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है ना, वहाँ पर है,
विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और 3 वल्लुवर स्टैच्यू भी है, ये तमिल पोएट थे, तमिल पोएट, ठीक है। तो ये जो 3 वल्लुवर स्टैच्यू है, इनके बीच में ग्लास ब्रिज बना हुआ है, ग्लास ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ है। पहले क्या होता था, पहले फेरी होती थी, बोट के थ्रू आते जाते थे यहाँ पर ना, बोट का, क्योंकि समुद्र है बीच में तो बोट के थ्रू। अब क्या है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक अगर बोट में जाते हैं तो पूरा ये ग्लास ब्रिज है। तो ग्लास ब्रिज क्या करेगा, टूरिस्ट को ना अट्रैक्ट करेगा, और ज़्यादा टूरिस्ट इसमें अब बढ़ चुके हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 3 वल्लुवर स्टैच्यू को देखने के लिए। तो इन दोनों के बीच में ग्लास ब्रिज है। आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं कि ग्लास ब्रिज है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, 3 वल्लुवर स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ विजडम, तो ये इनको कनेक्ट कर रहा है। ये दिसंबर 2024 में तैयार हुआ था, दिसंबर 2024। तो एग्जाम में, कुछ एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बने हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा हमारे पास दीपम कई बार न्यूज़ में रहता है, तो दीपम कर लेते हैं डिस्कस। दीपम क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इसका ना पहले 2016 से पहले की बात करें तो इसका अर्लियर जो नेम था वो था ओल्ड नेम, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ये करता क्या था, देखिए उसके लिए हमें समझना पड़ेगा डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, हमें इतनी सारी कंपनीज पता है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के हैं। जिस भी कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर डायरेक्ट गवर्नमेंट के होते हैं उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब मान लिया जैसे ONGC में गवर्नमेंट के 70% शेयर हैं, गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग 65% कर दी, 5% शेयर को बेच दिया, सेल कर दिया, तब भी ONGC सरकारी ही रहेगा, ठीक है। ये सिंपल सा अभी हमने डिस्कस करा कि 50% ज़्यादा शेयर है तो गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये जो 5% कंपनी के शेयर्स को बेच देना उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और सरकार केवल डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करती, कई बार इन्वेस्टमेंट भी करती है। कई बार शेयर्स, अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा भी देती है, तो कई बार शेयर होल्डिंग को घटाती है, तो कई बार बढ़ाती है। तो जब शेयर होल्डिंग को बढ़ाती है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में तब हम उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और घटाती है तो उसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब ये डिपार्टमेंट दोनों करता था। अब मोदी जी ने बोला कि भाई ये नाम तो नेगेटिव है घटाना, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो पॉजिटिव नाम रखना है। तो डिपार्टमेंट का नाम 2016 की बात है, 2016 में बदलकर ये कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये जो है काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह भी करता है, गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प भी करता है, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में आए, तो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि आप चीज़ों को कितना बेहतर तरीके से समझ पाए। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया इज पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन पब्लिश करता है। तो अभी हमने बात करी थी कि CSO पब्लिश करता है, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर, ठीक है। तो वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखता है और ये कवर करता है कोर इंडस्ट्रीज को। 8 कोर सेक्टर्स हैं, CCC फ्रेंड्स, हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला डिस्कस करा। इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज, ठीक है, ये 3 वल्लूर स्टैच्यू है कन्याकुमारी में, और विवेकानंद रॉक मेमोरियल उनके बीच में ये इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो तमिलनाडु भी इसका आंसर है। दीपम एसोसिएटेड विद, दीपम डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करता है, तो ए हमारा इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं उसके अलावा एक ना फिस्कल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च हुआ है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, एक नई चीज लॉन्च हुई है, फिस्कल है। फिस्कल वर्ड कहीं भी आए तो रिलेटेड टू टैक्सेस होता है, फिस्कल वर्ड रिलेटेड टू टैक्सेस, ठीक है। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 ये लॉन्च हुआ है। फिस्कल हेल्थ ये किसने लॉन्च करा है, लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि लॉन्च बाय नीति आयोग, और फिस्कल हेल्थ का मतलब है ये ना, फिस्कल हेल्थ किसकी देखेगा, ये फिस्कल हेल्थ देखेगा स्टेट्स की, अलग अलग स्टेट की, उत्तराखंड, यूपी, उड़ीसा,
महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट की फिजिकल हेल्थ, मतलब कौन स्टेट कितना अच्छा कर रहा है, कौन प्रॉफिट में है, कहाँ किसके ऊपर ज़्यादा लोन ना हो, ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर रहा है, टैक्सेस का कंप्लायंस ज़्यादा हो, जहाँ पर बेटर तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हो, खर्चा भी सही से हो रहा हो, रेवेन्यू कलेक्शन भी अच्छे से आ रहा हो और लोन वगैरह भी कम हो। तो वही सारी चीज़ें हैं, सही तरीके से सरकार, मतलब करप्शन भी ना हो, सही तरीके से खर्चा हो रहा हो। तो ये बेसिकली नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस करा है ताकि स्टेट्स के बीच में ना कंपटीशन हो कि कौन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में ऊपर आता है, ठीक है। तो सब अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो इंडेक्स 2025 का लॉन्च हुआ है उसमें सबसे टॉप में रहा है उड़ीसा। तो एक तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस लिए लॉन्च किया गया है, ताकि स्टेट्स के बीच में कंपटीशन हो और वो अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करें, ठीक है, अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करें, ठीक है। वैसे अभी इसमें जो भी रैंक आई है, जो इंडेक्स आई है, ये 2022-23 के डेटा को लिया गया है। 2000 डेटा लिया है, 2022-23 का डेटा 18 स्टेट्स का, उसके बेसिस पे एनालिसिस हुआ है और तब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा टॉप में रहा है, ठीक है। एक तो ये भी न्यूज़ में रहा है, उसके अलावा सर्ट इन और इसे आई सर्ट भी बोलते हैं। आई सर्ट क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। ये क्या है? और इन मतलब यहाँ पर इंडिया है, इन मतलब इंडिया, ये इन मतलब इंडिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये क्या करता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, MEIT भी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर आता है। 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या है कि इंडिया को ना साइबर अटैक से प्रिवेंट करना है, फ्रॉम साइबर अटैक। बहुत सारे साइबर अटैक होते हैं, गवर्नमेंट के डेटा, वेबसाइट के ऊपर साइबर अटैक्स होते हैं, तो उनको प्रिवेंट करता है। वीडियो को लाइक जरूर कर लें स्टूडेंट्स, अभी कर लें वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है। साइबर अटैक से भी प्रिवेंट करता है इंडिया, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस यही है कि इंडिया के ऊपर जो भी साइबर अटैक है उससे इंडिया को प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट के डेटा को, अलग अलग डेटा को प्रोटेक्ट करना, ताकि हमारी इकोनॉमी को कोई नुकसान ना हो और नेशनल सिक्योरिटी भी प्रोटेक्ट की जा सके, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में हमारा रहता है, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स टॉप द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, अभी हमने बात करी, नीति आयोग ने लॉन्च करा था इसे। आप वीडियो को पॉज करके आंसर भी अपने मार्क कर सकते हैं कि क्या आंसर है। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स उड़ीसा, ठीक है, टॉप में रहा था। अभी हमने बात करी, नीति आयोग ने लॉन्च किया था, 2022-23 का डेटा लिया है 18 स्टेट का इसमें। और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर आते हैं, बी हमारा आंसर हो जाता है। उसके अलावा एक न्यूज में रहता है PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। ये बाय RBI लेकर आता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। जब किसी भी बैंक की ना फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही हो या गड़बड़ हो रही हो और ज़रूरी होता है RBI का इंटरवेंशन, RBI इंटरवीन करके चीज़ों को करेक्ट करता है, ठीक है। तो RBI जब भी किसी बैंक के ऊपर PCA लगाता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो इसका मतलब है अब RBI उस बैंक की फंक्शनिंग में इंटरफेयर करेगा, ठीक है, ताकि उसकी जो फिजिकल हेल्थ है दोबारा से ठीक हो सके, क्योंकि अभी उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। तो जो भी गड़बड़ है वो सारी दूर करके फिर PCA हटा देगा, जब बैंक एक नॉर्मल उसमें आ जाएगा, अपनी पुरानी वाली फिजिकल हेल्थ में आ जाएगा, बेटर फिजिकल हेल्थ में, ठीक है। तो इसे हम PCA बोलते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो ये इसमें टाइमली सुपरविजन करता है RBI, टाइमली सुपरविजन बाय RBI, टाइमली सुपरविजन एंड implement necessary remedial measures to restore financial health, to restore financial health किसी भी बैंक की। तो ये बैंक्स के ऊपर लगता है PCA ऑन बैंक्स, और फिर हटा भी देता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। जब RBI सारी चीज़ें ठीक करता है तो PCA हटा देता है।
ठीक है। तो ये बहुत न्यूज़ में रहता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, कई बैंक्स पे कई बार लगता भी रहता है, न्यूज़ में आता रहता है, ठीक है। एक तो ये क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा स्टारलिंक, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। स्टारलिंक स्टारलिंक सैटेलाइट्स ये क्यों न्यूज़ में है, एक तो समझ लेते हैं पहले ये स्टारलिंक सैटेलाइट्स है क्या। ये स्पेसएक्स कंपनी जो एलॉन मस्क की कंपनी है, यूएस, इन्होंने 7,000 प्लस सैटेलाइट है इन लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के काफ़ी नज़दीक प्लेस की गई हैं। 7,000 प्लस सैटेलाइट हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए होता क्या है, जैसे हम इंटरनेट चलाते हैं कहीं भी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट चल कैसे रहा है। एक तो हम मोबाइल के थ्रू इंटरनेट चलाते हैं, डायरेक्ट मोबाइल, या फिर हमारे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा। मोबाइल के थ्रू मतलब टेलीकॉम की टावर्स होती हैं, टेलीकॉम टावर, तो हमारे मोबाइल का इंटरनेट टेलीकॉम टावर, आसपास जो टेलीकॉम टावर होंगे उनसे कनेक्ट कर पाता है। कई बार आसपास टेलीकॉम टावर नहीं होता, हम रूरल एरिया की तरफ चले जाते हैं, इंटरनेट बंद हो जाता है या सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। या ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा। ब्रॉडबैंड कनेक्शन मतलब हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है, फिर वाईफाई के थ्रू इंटरनेट चला रहे हैं, दो चीज़ें। तो इन दोनों के लिए क्या चाहिए, इनके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। मतलब जिस जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जैसे रूरल एरिया है, तो वहाँ पर फिर इंटरनेट नहीं चल पाएगा, टेलीकॉम के टावर नहीं है, फ़ोन के वो भी नहीं आएंगे वहाँ पर सिग्नल्स वगैरह, ठीक है, और इंटरनेट भी चल नहीं पाएगा, ब्रॉडबैंड भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, स्टारलिंक ये बोलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ज़रूरत ही नहीं है इंटरनेट के लिए। ये बोलता है कि डायरेक्ट मोबाइल को ना सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करो और इंटरनेट चलाओ, क्योंकि ये 7,000 प्लस सैटेलाइट जो हैं स्टारलिंक की, ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, पूरा कवर किया हुआ है अर्थ को। तो इसमें हम इंटरनेट चला सकते हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट में खड़े हों, टेलीकॉम की कोई टावर नहीं है, तब भी इंटरनेट चलेगा हाई स्पीड। हम बे ऑफ बंगाल में तैर रहे हो, बोट में हो, ठीक है, समुद्र में तो कोई ना ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलेगा ना टेलीकॉम के टावर, सी में, तो वहाँ भी इंटरनेट चलेगा। तो ऐसे एरिया जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ भी इंटरनेट चलता है स्टारलिंक सैटेलाइट के थ्रू। इसमें डायरेक्ट सैटेलाइट इंटरनेट है बेसिकली, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, और इसमें ना वॉर में भी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर हम ड्रोन पाकिस्तान की तरफ छोड़ें तो ड्रोन क्या करेगा, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ड्रोन अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होता तो उसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है ड्रोन तो फिर पाकिस्तान में अलग अलग प्रिसाइज जगह पे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। तो आजकल ड्रोन वॉरफेयर में भी बहुत हेल्प करता है ये जो स्टारलिंक सैटेलाइट है वो, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और इसने अभी स्टारलिंक ने एयरटेल और जियो के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन करा है इंडिया में उन एरियाज में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए जहां पर इंटरनेट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये न्यूज़ में रहा है। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप वीडियो को रोक कर चेक भी कर सकते हैं कि आप कितना समझे चीज़ों को, अपने आंसर मार्क कर सकते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट अ की पैरामीटर कंसिडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इसमें की पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, तो किसको नहीं देखा जाता प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में, तो इसमें जो है ये डी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं है, ठीक है। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में, क्या क्या नहीं आता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डी, इसके बारे में मतलब ये 3 आते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये 3 आते हैं, ये नहीं आता, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं आता। फोर्थ, स्टारलिंक इज अ सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन दैट कंप्राइजेज 1000 ऑफ स्मॉल सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। ये अभी हमने बात करी 7000 से ज़्यादा है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। इंडिया प्रोवाइड स्टारलिंक डज नॉट रिक्वायर, ये बिल्कुल सही है क्योंकि डायरेक्ट सैटेलाइट से चल रहा है, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ही नहीं। इसमें ड्रोन वॉरफेयर मच ईजियर, तो तीनों करेक्ट हैं, तो इसमें हमारा डी आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।